यस सर। शुभ संध्या सभी को। आप सभी का IFPH के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारी आज की वेबिनार की मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर प्रीति। डॉक्टर प्रीति एक प्रसिद्ध होम्योपैथिक सलाहकार हैं जिनके पास 12 साल से अधिक का अनुभव है। वह एक प्रकाशित लेखिका, यूट्यूब व्यक्तित्व और समर्पित समुदाय स्वास्थ्य अधिवक्ता हैं। हमें उनकी विशेषज्ञता साझा करने के लिए आज उन्हें हमारे साथ होने पर सम्मानित महसूस हो रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर वैष्णवी, इतने अच्छे वेलकम के लिए। एंड थैंक यू सानी सर, मेरे को इस मंच पर अवसर देने के लिए। आशा करती हूँ मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। यस मैम। ओके, थैंक यू। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टडी ऑफ माइंड रूब्रिक्स विथ केसेस। तो पहले हम ये समझते हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी इज एन आर्ट। होम्योपैथी एक कला है, जिससे कैसी कला कि इसके अंदर हम पेशेंट को समझते हैं, उसके सिम्टम्स को समझते हैं कि क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर, और जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें हर एक सिम्टम की कितनी वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है। उस हायरार्की में हम उन सिम्टम्स को अरेंज करके जब एक सिमिलर मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो फिर जो पेशेंट की बीमारी है वो जड़ से ठीक हो जाती है। जैसे अगर हम एक पेड़ का ही एग्जाम्पल ले तो पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन उसकी जो रूट है, जो एक जड़ है, वो एक ही है। तो ऐसे ही हमें पेशेंट के अंदर बहुत सारे सिम्टम्स मिलते हैं जो और भी बहुत सारी मेडिसिन में कॉमन होते हैं, जिससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला सिम्टम इस मेडिसिन में भी है, इस मेडिसिन में भी, तो पेशेंट को हम कौन सी दवाई दें। तो जो पेशेंट का रूट है, जो एकदम क्रक्स है, उसको अगर हम पकड़ लेते हैं, उस जड़ को अगर हम पकड़ लेते हैं, तो हम पेशेंट की बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने भी कहा है, माइंड इज द की टू मैन। अगर हमें इंसान को समझना है तो माइंड ही उसकी एक चाबी है। तो जैसे कि हम होम्योपैथी में कहते हैं कि हम बीमारी को ठीक नहीं करते, हम बीमार को ठीक करते हैं, कि जो बीमार है वो क्यों बीमार हुआ, क्या कंडीशन रही उसकी, अभी बीमारी में वो क्या सोचता है, उसके क्या लक्षण है, कैसे वो बिहेव करता है। ये सारी चीजें जब हम समझ जाते हैं उस बीमार को, तो उसके बाद उसको कोई भी बीमारी हो हम उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो आज का जो ये मेरा प्रेजेंटेशन है वो इसी के ऊपर मेनली फोकस है कि अगर हम इंसान को समझ जाते हैं, उसके रूट को समझ जाते हैं, तो कितनी इजीली हम उसके क्रॉनिक से क्रॉनिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं दो केसेस के माध्यम से आपको यही बताने की मेरी कोशिश रहेगी कि क्या सिम्टम्स रहते हैं, कितनी उनकी वैल्यू रहती है, हमें पेशेंट के अंदर क्या देखना है। तो पहले केस नंबर 1। अब जो केसेस हैं वो मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर प्रेजेंट करे हैं जैसे वो क्लिनिक में मेरे सामने आए, कि पेशेंट ने क्या बोला, किस सीक्वेंस में बोला, कैसे बोला, उसी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। तो ये जो केस है ये एक 37 ईयर ओल्ड लेडी का है, और ये जो है ये इनके जो हस्बैंड हैं वो एक गवर्नमेंट डीटीसी बस ड्राइवर है, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। और इनके जो हस्बैंड हैं वो 7 to 10 डेज में अपने घर आते हैं। वैसे उनकी जो जॉब है वो दिल्ली में है। अब इनके हस्बैंड भी मेरे पेशेंट हैं। तो इनके हस्बैंड ने बहुत बार इनको बोला कि आप जाके मैम से कंसल्टेशन ले लो और अपना केस दे दो। और 3 मंथ्स हो गए इनको बोलते हुए अपनी वाइफ को, लेकिन इनकी वाइफ नहीं आई। इनकी वाइफ को जो है माइग्रेन की प्रॉब्लम है सिंस चाइल्डहुड। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला कि नहीं, आप भी मेरे साथ चलो, डॉक्टर क्या पूछेंगे मैं नहीं बता पाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। तो वो अब जो है क्लिनिक पर अपने हस्बैंड के साथ ही आई हैं। सो वो एक हाउसवाइफ है जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। और जब वो क्लिनिक पर आई तो उन्होंने बहुत ही फैशनेबल क्लोथ्स पहने हुए थे और बहुत ही ब्यूटीफुल नेल आर्ट करी हुई थी। फैमिली हिस्ट्री, हस्बैंड, 2 चिल्ड्रन। नॉर्मल ग्रीटिंग्स के बाद
मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला मुझे बहुत पेन होता है, स्कूल टाइम से ही होता है, कहीं बाहर गए तो हेडेक होता ही है और विंटर्स में तो घर पर भी हो जाता है और 1 वीक में 1 से 2 टाइम तो होता ही है। तो मैंने बोला फिर आप कैसे मैनेज करते हो इतना फ्रीक्वेंट आपको हेडेक होता है तो? तो उन्होंने बोला कि बस पेन किलर ले लेती हूँ। तो इसमें हस्बैंड ने उनको इंटरप्ट किया कि 1 महीने में पूरा पैकेट पेन किलर का ये खत्म कर देती है। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई टेंशन है आपको? तो हस्बैंड ने बोला कि पहले जॉइंट फैमिली थी, अभी 2 ईयर से हम सेपरेट रह रहे हैं। जो इनकी मदर इन लॉ है, ये बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो उनको को कुछ भी ये बोल नहीं पाती थी, उनसे डरती थी। तो मैंने बोला कि मदर इन लॉ को कभी आपने कुछ नहीं बोला? तो पेशेंट ने बोला नहीं, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मैं रोती रहती थी और काम करती रहती थी। उनको मैंने कभी पलटकर उल्टा जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा और अभी कैसे हो फिर आप? क्योंकि अभी जैसे उन्होंने बताया कि अभी 2 ईयर से वो सेपरेट रह रहे हैं मदर इन लॉ से, तो उन्होंने बोला कि अब जल्दी से काम किया, फिर सो जाती हूँ। नींद बहुत आती है मुझे और उसने एक स्माइल पास करी। तो मैंने कहा ठीक है और आपका नेचर बताओ? तो वो एकदम से सोचने लग गई। तो वहाँ पर भी हस्बैंड ने ही फिर इंटरप्ट करा कि इनको खाने का, घूमने का, फैशन का बहुत रहता है और अभी 2 महीने में ही इन्होंने बुटीक का बिल 7,000 रुपए कर दिया है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है कि जो हस्बैंड है वो गवर्नमेंट डीटीसी बस ड्राइवर हैं, जो 7 डेज़ में या 10 डेज़ में अपने घर आते हैं और तब तक ये अपना बुटीक का पूरा बिल रेडी रखती हैं। तो क्योंकि मैं उनको जानती थी कि वो एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर मैंने बोला कि जब वो इतना बिल एकदम से आपको दिखाती है, तो आप कुछ बोलते नहीं उनको? तो हस्बैंड ने बोला, "क्या बोलेंगे? ये कहती है बस 1-2 साल में मर जाऊँगी मैं, मेरे ड्रीम्स पूरे कर दो।" और ये कह के हस्बैंड भी हँसने लगे। तो मैंने बोला, "ऐसे कब से बोल रही हैं कि 1-2 साल में मैं मर जाऊँगी?" हस्बैंड ने बोला, "जब से शादी हुई है, तब से यही बोलते हैं। अगर इन्होंने कहीं जाने की डिमांड करी, कहीं घूमने की डिमांड करी और मैं मना कर दूं कि नहीं अभी नहीं जाते हैं तो फिर एकदम से मुंह फुला लेंगी और बोलेंगी मेरे ड्रीम्स पूरे कर दो मैं तो मरने ही वाली हूँ ना 1-2 साल में तो मर ही जाऊंगी ऐसा जब से शादी हुई है तब से बोल रही हैं वो और जब हस्बैंड ये सब बता रहे थे तो पेशेंट ने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर करा और बहुत जोर से हंसी तो फिर हस्बैंड ने भी बोला कि इनको डांस का भी बहुत शौक है। तो पेशेंट ने कहा कि हाँ, बहुत ज़्यादा है। घर के सामने ही हमारे एक बैंक्वेट हॉल है। बाहर तो हस्बैंड मुझे जाने नहीं देते, लेकिन जब भी वहाँ कभी कोई फंक्शन होता है और बैंड बाजा बजता है, तो मैं रूम बंद करके खूब डांस करती हूँ। और इस बात पर भी फिर वो खूब हँसी। सो दिस इज़ द केस। तो आप में से कोई इंटरैक्ट करना चाहेगा या कुछ बताना चाहेगा कि क्या आपको रेमेडी लग रही है या आप किसी रूब्रिक तक पहुँचे हैं? ओके। तो मैंने इनको जो रेमेडी दी वो 200 पोटेंसी में दी, 3 डोज़ दिए 15-15 मिनट्स के इंटरवल में। और 15 डेज़ के बाद जब मैंने इनका फ़ॉलो-अप लिया, तो इन्होंने मुझे बताया क्योंकि जिस दिन ये केस देने क्लिनिक में आई थी, उस दिन भी ये हरियाणा से आई थी दिल्ली। तो उन्होंने बोला कि जब मैं आपसे मेडिसिन लेके गई, उस दिन तो मुझे हेडेक हुआ था, घर जाके मैंने पेन किलर की, बट उसके बाद से अभी मुझे सिर दर्द नहीं हुआ है, जबकि मैं 2 बार अपनी मदर के घर भी होके आई हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया था कि वो जब भी ट्रैवल करती थी, उनको हमेशा हेडेक होता ही था। तो वो 2 टाइम मदर के घर होके आई, बट उनको कोई हेडेक नहीं था। 1 मंथ के बाद जब फिर से फ़ॉलो-अप लिया तो उन्होंने बोला कि हाँ, कभी-कभी ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत हेडेक हो जाता है, बट जो आपने मुझे मेडिसिन दे रखी है, मैं वो खाती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको मेडिसिन स्टैट डोज़ेज़ 3 डोज़ेज़ में दिया था, उसके बाद मैंने उनको एसएल पे रखा है और जब भी उनको माइन्यूट ऐसा पेन होता है, वो एसएल लेती हैं और उससे वो ठीक हो जाती हैं। सो एनी गेसेस फॉर द रेमेडी? ओके। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा है पेशेंट, उसने क्या बोला और उससे हम कैसे रूब्रिक्स बनाएँगे। तो जैसा कि बताया कि हस्बैंड जो है मेरे रेगुलर पेशेंट थे। उन्होंने बहुत बार उसको इंसिस्ट करा कि आपको इतना हेडेक हो रहा है, 1-1 हफ्ते में आप इतना पेन किलर ले लेते हो, तो आप जाओ अपॉइंटमेंट लेके और दिखा आओ। लेकिन वो नहीं आई, वो हमेशा यही बोलती थी कि पता नहीं डॉक्टर क्या पूछेंगे, मैं नहीं बता पाऊँगी, आप भी मेरे साथ ही चलो। और एट द एंड जब उसके हस्बैंड हॉलिडेज में आए तो वो उनको साथ ही लेके आई। तो ये क्या है? दिस इज टिमिडिटी, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। पेशेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो आत्मविश्वास ही नहीं है कि वो जाए और खुद से अपनी प्रॉब्लम बता सके, इसलिए वो हस्बैंड को साथ लेके आई एंड कैरी डिजायर टू बी कैरिड।
इसका मतलब क्या है इस रूब्रिक का? ये रूब्रिक हम तब उठाते हैं कि जब सामने वाला पेशेंट ये चाहे कि कोई और उसको कैरी करे, कोई और उसको कैरी करे। जैसे यहाँ पर वो हस्बैंड से चाह रही थी कि आप मेरे साथ चलो, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी, तो आप डॉक्टर को मेरी तरफ से बता देना। और केस में भी आपने देखा, जब मैं मैक्सिमम क्वेश्चन पेशेंट से पूछ रही थी, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो आंसर हैं, वो हस्बैंड दे रहे थे। तो वो इसीलिए हस्बैंड को लेके आई थी कि वो चाहती थी कि मेरी तरफ से यही मेरा आंसर कर दे, यही मुझे कैरी कर दे। दिस इज कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड। ये रूब्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम और भी तरीकों से यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि क्लिनिक में बच्चे आते हैं और अगर आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो वो मदर को देखेंगे या पेरेंट्स को देखेंगे और इशारा करेंगे कि आप ही बता दो, मेरी तरफ से जो डॉक्टर क्वेश्चन पूछ रही है उसका आंसर आप ही दे दो। ये क्या है? दिस इज कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट, कि बच्चा चाहता है कि मैं कुछ ना बताऊं, मेरी तरफ से मेरे पेरेंट्स ही मुझे कैरी कर दे। वो चाहता है कि वो मुझे कैरी करे। सो दिस इज कैरेट, डिजायर टू बी कैरेट। आगे जैसे कि मैंने बताया कि वो हरियाणा से बिलॉन्ग कर रही हैं और जब क्लिनिक में आई तो इतने फैशनेबल क्लोथ्स, इतनी ब्यूटीफुल नेल आर्ट उन्होंने करी हुई थी, तो ये सब कॉमन नहीं है। जिस स्टेट से वो बिलॉन्ग कर रही है उसके आसपास ये सब कॉमन नहीं है, वहां लोग इस तरीके से नहीं रहते हैं। तो वही कि हमें केस में जो अनकॉमन है, जो करेक्टरिस्टिक है, वही उठाना है। तो ये बहुत ही करेक्टरिस्टिक था कि ये जो लेडी है, इसको तैयार होने का, फैशनेबल क्लोथ्स पहनने का, अच्छा दिखने का शौक है। सो दिस इज कॉकेटिश टू मच। ये रूब्रिक हम वहां लेते हैं जब सामने वाला इंसान बहुत ही नखरे करके, बहुत ही अदाए करके कोई बात बता रहा है, जिससे हमारी अटेंशन उसकी तरफ जाती है। तो ये लेडी भी जब क्लिनिक में आई तो इतना, जो वो हँस रही थी, जो वो बातें कर रही थी, वो इतने हैंड मूवमेंट्स के साथ कर रही थी अपनी नेल आर्ट शो करके, कि ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही नखरे दिखा रही है। इस रूब्रिक को मैं 1-2 और क्लिनिकल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि छोटी-छोटी बच्चियाँ आती हैं क्लिनिक में, बहुत अच्छे से रेडी होके आएँगी, इवन लिपस्टिक भी लगाया होता है उन्होंने, कलरफुल क्लिप्स लगाए होते हैं, बहुत ही अच्छे से मेकअप भी वियर करके आती है, 6 टू 7 इयर्स ओल्ड। तो आप उनसे पूछिए फिर उनके पेरेंट्स से कि ये खुद रेडी हुई हैं या आपने इनको रेडी किया है? कई बार तो मदर्स को बहुत शौक होता है कि वो बच्ची को इतने अच्छे से रेडी करके आती है, तो उस केस में तो ये वैलिड नहीं है। लेकिन जहाँ पर बच्ची खुद अपने आप से इतने अच्छे से तैयार होकर आ रही है कि क्लिनिक में डॉक्टर के पास ही तो जाना है, वहाँ पर इतने अच्छे से मेकअप पुट करना और लिपस्टिक लगा के आने की कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर बच्ची इस तरीके से क्लिनिक में आ रही है और ऐसे नखरे दिखा-दिखा से आपसे बात कर रही है, तो वहाँ पर भी ये रूब्रिक बिल्कुल बहुत काम आता है, कॉकेटिश टू मच। तो इस रूब्रिक से भी आप बहुत सारे केसेस निकाल सकते हैं, अगर इस तरीके से बच्चियाँ आपके पास आ रही हैं और बहुत नखरे और अदाएँ दिखा के बात कर रही हैं। नेक्स्ट, अब जैसे उनको इतना टाइम से हेडेक हो रहा था, लाइक 7 टू 8th क्लास से उनको ये हेडेक था, और वो क्या कर रही थी, जब भी उनको हेडेक होता था वो बस एक पेन किलर खा लेती थी। उनको इस चीज की कोई चिंता नहीं थी कि क्यों मुझे बार बार हेडेक हो रहा है, और उन्होंने मेंशन भी करा कि एक हफ्ते में उनको 1 से 2 बार हेडेक हो ही जाता था। कहीं बाहर जा रही हैं तो भी उनको हेडेक हो रहा है, लेकिन उसकी इस चीज की उन्होंने कभी चिंता नहीं करी कि मैं इसके लिए मेडिसिन ले लूं या मैं डॉक्टर से पूछ लूं। हस्बैंड को भी 3 महीने हो गए थे उनको बोलते हुए कि जाओ दवाई ले लो, फिर भी उन्होंने 3 महीना डिले करा। ये क्या है? दिस इज फ्रिवलस। फ्रिवलस मीन्स लापरवाह। किसी इंपॉर्टेंट चीज को जब आप वैल्यू नहीं देते हो तो वो होता है फ्रिवलस। जैसा कि ये पेशेंट कर रही थी कि ये अपनी हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी कि मेरे को हेडेक हो रहा है तो मैं डॉक्टर को शो करूं। नेक्स्ट, कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड फास्ट। पहले तो वो उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, और दूसरा, जैसे ही उसको हेडेक स्टार्ट हो रहा है तो वो उसको बियर नहीं कर रही थी। हेडेक स्टार्ट हुआ, तुरंत उसने एक पेन किलर खा ली। जैसा हस्बैंड ने बताया था कि पूरे महीने में वो एक पूरा पैकेट पेन किलर का खत्म कर देती है। सो दिस इज कैरी डिजायर टू बी फास्ट, मतलब उसको उस दर्द से मुक्ति पानी है, वो भी बहुत जल्दी। ये रूब्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं आपको एक क्लिनिकल एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं क्लिनिक में और वो बैठेंगे भी नहीं आपके सामने, उससे पहले ही बोलना शुरू कर देंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप फटाफट मुझे दर्द की दवाई दो, फटाफट दो, मेरे को इस दर्द से मुक्ति दिलाओ। सो दिस इज ऑल्सो
कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट, मतलब वो जो रोगी है वो डॉक्टर से चाह रहा है कि डॉक्टर उसको कैरी करे। कहाँ से कैरी करे? जो उसकी पेनफुल स्टेट है वहां से उसको पेनलेस स्टेट में कैरी करे, कि जो उसको दर्द वाली जो उसकी अवस्था है उससे उसको राहत दिलाए डॉक्टर कैरी करके। और वो कैसे? तुरंत, फास्ट चाहिए उसको, तुरंत चाहिए कि फटाफट डॉक्टर आप मेरे को फटाफट मेडिसिन दो और इस दर्द से मुझे मुक्ति दिलाओ। तो कई बार पेशेंट आते ही लाइन बोलते हैं, और इस रूब्रिक में बहुत कम दवाइयां हैं, तो आपके बहुत सारे एक्यूट केसेस इससे निकल सकते हैं। नेक्स्ट, फिर जैसे उससे पूछा पेशेंट से कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपने नेचर के बारे में बताओ, तो कैसे वो एकदम से सोचने लग गई जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया है। तो वो एकदम लाइट मूड में थी, उसको कोई लोड नहीं लेना था। और हस्बैंड ने क्या बोला कि इसको घूमना फिरना, मस्ती मजाक, खाना पीना ये सब पसंद है। ये क्या है? अम्यूजमेंट डिजायर फॉर। अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, ये इस रूब्रिक को कैसे लेंगे हम? जैसे अम्यूजमेंट पार्क होता है, वहां पर क्या करते हैं? बहुत सारे स्विंग्स होते हैं, झूले होते हैं, एक झूले से उतरे दूसरे झूले पे गए, और वहां पर आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो ना कि आपको, जब आप अम्यूजमेंट पार्क में होते हो तो आपको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको कुछ पता नहीं होता। आप उस चीज में इतने इन्वॉल्व, इतने खो जाते हो। तो जो हमारी पेशेंट थी वो भी अपनी मस्ती मजा में मस्त थी, उसको बाहर की दुनिया का कुछ पता नहीं, वो अपने में ही मस्त है। फैशन करना है, मस्ती करनी है, घूमने जाना है, डिजाइनर सूट सिलवाने हैं, वो अपने ही मजे में मस्त थी। एंड ट्रैवलिंग डिजायर फॉर, सिंपल कि उसको घूमने का शौक है। अब जैसा कि उसने बताया था कि जो मदर इन लॉ है उनकी वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनके सामने वो बोल नहीं पाती थी। तो ये क्या है? कोवर्डाइस मीन्स डरपोक। वो एक तरीके से डरपोक थी, उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो पलटकर सामने उनको उल्टा जवाब दे सके। फिर जैसे हस्बैंड ने बताया कि 2 महीने के अंदर ये बुटीक का 7,000 का बिल बना देती है, और अगर इसको कुछ बोलने लगो तो बोलती है कि 1-2 साल में मर जाऊंगी, मेरे ड्रीम्स पूरे कर दो। और ऐसा वो कब से बोल रही है? 13 साल हो गए उसकी शादी को, जब से शादी होके आई है वो तब से ऐसा बोल रही है। और ये जब हस्बैंड बता रहे थे तो हस्बैंड भी हंसने लग गए। तो ये क्या है? ये एक भोलापन है पेशेंट का। वो एक भोलेपन में ये सब बोल रही है कि मुझे मस्ती मजाक करना है, मुझे ये दिलवा दो, नहीं तो मेरे को तो मर ही जाना है, मेरे शौक पूरे कर दो। ये उसका एक भोलापन है। इसको आप कैसे जज करोगे कि अगर ये पर्सन मैनुपुलेटिव होती, जैसे बहुत सारी लेडीज मैनुपुलेटिव है कि हस्बैंड आ रहे हैं और उनको बुटीक का बिल दिखा रही है, लेकिन हस्बैंड नहीं मान रहे हैं तो उसको वो मैनुपुलेट करती है ना, कि मैं तो मरने वाली हूँ, आप मेरे शौक पूरे कर दो। तो वहां पर ये इंसिडेंट बताते हुए हस्बैंड को हंसी नहीं आएगी, हस्बैंड को गुस्सा आएगा, या हस्बैंड को उससे चिढ़ होगी कि जब भी आओ तो ऐसा परेशान करती है, इतना खर्चा कर देती है। वो गुस्से में या चिढ़ के ये बात बताएगा, लेकिन यहाँ हस्बैंड भी खुश होके और हंस के बता रहा है कि देखो मतलब कितनी भोली है ये, ऐसा बात करती है। एंड जेस्टिंग, जेस्टिंग मतलब मजाक करना। तो जो ये सारा कन्वर्सेशन वहां पर उस टाइम जो क्लिनिक में हो रहा था वो क्या है? वो मजाक कर रही थी, उसको मजाक करने की आदत है और अपने मजाक पे ही वो खुद फिर हंस रही थी। फिर जब वो अपनी उसने बात बताई तो कैसे उसने बच्चों की तरह अपना फेस कवर करके हंसने लगा। वो एक 37 ईयर ओल्ड लेडी है, अगर कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है तो वो कैसे उसने उसके जो हंसने का तरीका था, आप ये देखिए वो कैसा आता है। जैसे बच्चे हंसते हैं ना, उसको शर्म आ गई। उसके हस्बैंड ने जब बिल्कुल उसकी सारी बातें बताई कि डॉक्टर के सामने वो ऐसा बता रहे हैं, तो उसको इतनी शर्म आ गई कि उसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को छिपाया और जोर से हंसने लगी। दिस इज टिमिडिटी, बैशफुल, कि वो शर्म आ गई उसको। एंड चाइल्ड इज बिहेवियर, ये बिल्कुल बच्चों जैसा उसका बिहेवियर था कि ऐसे डॉक्टर के सामने हाथ रख के वो बच्चों की तरह हंस रही थी। तो ये उसका एक भोलापन, एक बचपना था उसका। फिर जो उसने लास्ट में कहा कि मुझे डांस करने का बहुत शौक है, हस्बैंड बाहर जाने नहीं देते, तो हमारे घर के बाहर बैंकेट हॉल है, जब भी म्यूजिक बजता है तो मैं फिर खूब डांस करती हूँ, उसको किसी की कोई फिक्र नहीं है। दिस इट लाइट डिजायर फॉर। लाइट क्या होता है? बहुत हल्का फुल्का। तो इस पेशेंट को लाइफ में कोई लोड नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेनी, उसको हल्का फुल्का रहना है, लाइट रहना है, जिंदगी में मजे करने हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी स्टडीज कैसे करानी। आप देखो पूरे केस में
कहीं पर बच्चों की स्टडीज की चिंता, कहीं पर ये कि सिर्फ हस्बैंड ही एक अर्निंग मेंबर हैं तो मैं थोड़ा सा सेव कर लूं फ्यूचर के लिए, कोई नहीं था पूरे केस में। देखो डिस्कशन क्या चल रहा था, उसके मस्ती मजाक का, उसके फैशनेबल क्लोथ्स का, उसका डांस करने का, तो केस में ये सारी चीजें आ रही थी। तो ये क्या है, ओवरऑल उसको लाइट रहना है, हल्का फुल्का रहना है लाइफ में, उसको कोई किसी तरीके की चिंता नहीं लेनी है, राइट। अब इस रूब्रिक का एक और इंटरप्रिटेशन भी है। जैसे कई बार पेशेंट आते हैं और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सामने और आपसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताओ रिपोर्ट्स में क्या है, आप थोड़ा सा मेरे को ना गाइड करो, क्या लिखा है इसके अंदर, थोड़ा सा मेरे को विस्तार में बताओ। तो ये क्या है, पेशेंट आपसे चाह रहा है कि आप उसके ऊपर रोशनी डालें, आप उस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी लाइट डालें, आप उसको गाइड करें। सो दिस इज ऑल्सो लाइट डिजायरफुल। तो इस रूब्रिक को हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक जब मरीज हमसे किसी चीज के ऊपर रोशनी मांगता है, और दूसरा जब मरीज खुद हल्का फुल्का लाइट रहना चाहता है। तो हमारे केस के अंदर लाइट डिजायरफुल उसका हल्का फुल्का और जो लोड नहीं लेना उसको, वो वाला अप्लाई होता है। नेक्स्ट अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। ट्रैवलिंग डिजायर फॉर, सो नाउ व्हाट्स द रेमेडी, क्या है रेमेडी? सारे रूब्रिक्स आ गए हैं, अब कोई बताएगा? ओके, सो मेडिसिन है बेलाडोना। मैंने उनको बेलाडोना 200 के 3 डोजेस 15-15 मिनट के इंटरवल में दिया था, और फॉलोअप मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये है बेलाडोना। तो यहां हमने क्या सीखा कि अगर हम पेशेंट के रूट को समझ जाते हैं, मतलब उसके क्रक्स को अगर हम समझ जाते हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या वो कहना चाह रहा है, तो अगर उसके हम बिल्कुल जड़ को समझ जाते हैं और उससे मिलती जुलती जब हम उसको दवाई देते हैं, तो कितनी भी क्रॉनिक कंप्लेन क्यों ना हो, हम उस क्रॉनिक कंप्लेन को बहुत ही जल्दी उससे उसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक और रेमेडी से इसका डीडी करूंगी, जो कि लेकेसिस है। लेकेसिस यहाँ पर बहुत करीब चल रही थी, क्योंकि वो भी बहुत सारे रूब्रिक्स में है, जैसे अम्यूजमेंट डिजायर फॉर, कॉकेटिश टू मच, फ्रिवुलस, इन सारे रूब्रिक्स में बेलाडोना भी है, लेकेसिस भी है। तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? फर्स्ट पॉइंट तो वही, जो जान थी इस केस की, जो क्रक्स था इस केस का, वो क्या था कि पेशेंट को हल्का फुल्का रहना है, उसको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। वो कैसे बच्चों की तरह हंस रही थी, कैसे एकदम लाइट रह रही थी। तो ये लेकेसिस लाइट डिजायर में नहीं है। दूसरा, जो लेकेसिस है वो भी फ्रिवलस होता है, शुरू में वो भी लापरवाह होता है अपनी बीमारी को लेके, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है उसके बाद वो कॉशियस हो जाता है, क्योंकि लेकेसिस मैथमेटिक्स एबिलिटी फॉर इस रूब्रिक में भी है, उसके अंदर कैलकुलेशंस चलनी शुरू हो जाती है कि हाँ ये बीमारी इतने टाइम से मुझे हो रही है, अभी भी ठीक नहीं हो रही है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मुझे सलाह लेनी चाहिए। तो वो इतने टाइम तक ऐसे लापरवाह लेकेसिस नहीं रह रहा। लेकिन इसको देखो, कहाँ 7 to 8 स्टैंडर्ड से इसको माइग्रेन हो रहा है, लेकिन इसको इसकी कोई चिंता नहीं थी, वो बस पेन किलर खा रही थी, जैसे ही दर्द हुआ तुरंत पेन किलर खाया और उसका सिर दर्द ठीक हुआ, और वो अपनी मस्ती मजा में लग गई, अपनी लाइफ के मजे करने में लग गई। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं दवाई लूं डॉक्टर को, कहीं मेरे को कुछ बीमारी बढ़ ना जाए, कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए, उसको इसकी कोई चिंता नहीं थी, बस पेन किलर खा के उसको गुजारा हो रहा था और वो इसी में संतुष्ट थी। तो अगर इसके अंदर कोई डाउट है, कोई भी किसी को कुछ पूछना है, कोई रूब्रिक समझना आए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये सेकंड केस है। ये एक 20 ईयर गर्ल का है, जो कि डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया और मूड स्विंग से सफर कर रही थी मिनार्के से। जब से उसको मेंसेस स्टार्ट हुए थे तब से उसको बहुत ही पेनफुल मेंसेस होते थे, ब्लीडिंग बहुत एक्सेस होती थी और मूड स्विंग्स होते थे। इसके लिए उसने बहुत सारे गायनोकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया, बट सबने ही बोला कि ये तो आपको पेन रहेगा ही और आपको पेन किलर खानी ही पड़ेगी। अब जो ये पेशेंट है ये मेरे नोन है, तो केस जो है फोन पे लिया गया था। तो मैंने कहा ठीक है आप बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला है कि मेंसेस आने से 6 to 7 डेज पहले से ही उन्हें क्रैम्प्स आने लगते थे, और फर्स्ट टू सेकेंड डे इतना पेन होता था कि मतलब बहुत पेन, 3-4 पेन किलर लेनी पड़ती है पर पेन रहता ही है।
तो आप पेन की सिवियरिटी देखिए कि एक दिन में उसको 3 से 4 पेन किलर्स लेने पड़ते थे, फिर भी उसका पेन रहता ही था। इतना सिवियर उसको पेन होता था। कॉलेज भी नहीं जा पाती थी वो, इतना पेन होता था। और थर्ड डे पेन किलर से पेन मैनेज हो जाता था, लेकिन फर्स्ट 2 डेज़ बहुत पेन होता था। एक्ने भी हो जाते थे और मूड भी अच्छा नहीं रहता था उसका। तो मैंने बोला कि ठीक है, कैसा रहता था फिर मूड? तो रोने लग जाती हूँ, ये सब क्यों होता है? कब तक ऐसे परेशान रहूँगी? उस टाइम अगर कोई पूछे तो इरिटेशन होती है, कोई नहीं चाहिए उस टाइम। तो मैंने बोला ठीक है, आप थोड़ा-सा अपना नेचर मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला कि वो इंजीनियरिंग कर रही हैं, अभी 3rd ईयर में हैं और उन्होंने कहा कि मुझे रैंक लानी ही होती है, किसी और की रैंक आए तो आई फील बैड। तो मदर ने भी बोला कि वो सिंसियर है स्टडीज़ को लेके और अभी तक उसको कभी भी स्टडीज़ के लिए बोलना नहीं पड़ता, वो खुद से आके ही अपना पढ़ाई करती है। तो मैंने कहा कि आपको बुरा लगता है अगर किसी और की रैंक आ जाती है या आपको उससे जेलस होता है? तो उसने बोला कि हाँ, मुझे जेलस होता है अगर मेरे अलावा किसी और की रैंक आ जाए तो। मैंने बोला ठीक है, क्या बनना है आपको लाइफ में? तो उसने बोला मुझे बहुत फेमस होना है लाइफ में। मैंने मॉडलिंग भी करी थी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं करा। उन्होंने बोला कि पहले आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। उस टाइम तो मुझे बहुत गुस्सा आया था और थोड़े टाइम तक मैंने अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं करी थी। मुझे अपनी लाइफ में बहुत पैसा कमाना है और मुझे बहुत फेम चाहिए अपनी लाइफ में। और मुझे एक अपना पर्सनल घर खरीदना है अपने पैसों से और जहाँ पर मुझे किसी तरह की कोई रोक-टोक ना हो। जहाँ पर मेरा जो मन आए मैं वो पहनूँ, जहाँ मन आए मैं जाऊँ, किसी भी टाइम जाऊँ। वहाँ मुझे रोकने-टोकने वाला कोई ना हो और अगर पेरेंट्स मेरे साथ एडजस्ट हो सकते हैं, तो वो भी मेरे साथ आकर रह सकते हैं। तो मैंने बोला ओके, तो उसकी मदर भी थी फ़ोन पे, तो मैंने बोला आप बताओ थोड़ा-सा इनके नेचर के बारे में। तो मदर ने बोला कि इसको तैयार होने का बहुत शौक है। ये चाहती है कि हर समय हम इसकी तारीफ़ करते रहें और इसको ऐसा लगता है कि हर चीज़ इसी की परफ़ेक्ट है। स्टडीज़ में ये परफ़ेक्ट है, स्किन टोन इसकी परफ़ेक्ट है, हाइट इसकी परफ़ेक्ट है और दूसरे लोगों को तो ये कुछ समझती ही नहीं है। अगर हम इसके छोटे भाई की तारीफ़ कर दें, तो बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आप लोग तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। हमेशा ये ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ब्रांडेड वॉचेस पहनती है और बहुत ही पैसा फिज़ूल खर्च करती है, कपड़ों के ऊपर, मेकअप के ऊपर, इवन जो कॉलेज पार्टीज़ होती हैं या मूवीज़ देखने जाती है, बहुत फिज़ूल पैसा खर्च करती है और शो ऑफ बहुत करती है। तो मैंने पूछा कैसे शो ऑफ करती है? उसने बोला कि जैसे हम लोग यहाँ विलेज में रहते हैं, लेकिन इसने अपने कॉलेज के सारे फ्रेंड्स को ये बताया हुआ है कि ये एक पॉश एरिया, दिल्ली के पॉश एरिया में रहती है। लेकिन बाकी कॉलेज गोइंग गर्ल्स की तरह इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, घर आकर मुझे सारी बात बताती है। आई सेड ओके। तो उन्होंने कहा कि और ना ये अपनी गलती भी नहीं मानती है कभी भी। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो उल्टा हमें ही ब्लेम करती है कि आपने ऐसा बोला ही नहीं, आप भूल गए होंगे, मुझे मत बोलो। और जब कभी इसकी मदर की तबीयत खराब होती है, तो जो छोटा बेटा है, वो मदर का ध्यान रखता है। वो झाड़ू, पोछा इवन किचन में भी मदर की हेल्प कराएगा। बट ये कभी मदर की हेल्प नहीं कराती, बट आकर इंस्ट्रक्शंस और देगी अपने छोटे भाई को कि अभी तक तो तेरे को डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए था मम्मी को, तू कोई काम ठीक से नहीं करता, तू पागल है, तुझे कुछ नहीं आता, इस तरीके से। और घर पर भी हमेशा टिप-टॉप बनकर रहती है, हमेशा खुले बाल रखेगी, इवन घर पर भी परफ्यूम लगा के रहती है। तो हमने कई बार इसको बोला है कि तू घर पे तो आराम से अपना नॉर्मल रहे, तो इसने बोला अच्छा अगर घर पे एकदम से कोई आ गया तो मेरे को अच्छा दिखना है ना? सो ये है केस। तो इसका मैं पहले फ़ॉलो-अप बता देती हूँ। इसको भी मैंने जो रेमेडी है वो 200 पोटेंसी में 15-15 मिनट के इंटरवल में 3 टाइम्स दिया और 20 डेज़ के बाद पेशेंट का खुद कॉल आया। इसको जो जब मैंने इसको मेडिसिन स्टार्ट करी तो इसका जो एलएमपी था वो 15/8/2024 था और नेक्स्ट जब इसकी कॉल आई मेरे पास वो आई 10/9/2024 में। तो उसको जो मेंसेस का उसका एलएमपी था उसके 5 डेज़ पहले ही उसकी मेरे को कॉल आई कि मैम अब तो ना एकदम से मेरे को मेंसेस हो गए और कहाँ मेरे को मेंसेस होने के 6 टू 7 डेज़ पेन होता था। मुझे 1 हफ्ता पहले ही पता लग जाता था कि हाँ, मुझे मेंसेस आने वाले हैं। लेकिन इस बार तो मुझे कुछ पेन हुआ ही नहीं। आज फर्स्ट डे है, आज मुझे थोड़ा बहुत पेन लग रहा है, क्या मैं पेन किलर ले लूँ? अब क्योंकि वो मिनार्की से 1 दिन में 3-3 4-4 पेन किलर ले रही थी, तो वो खुद शॉक थी कि ये क्या हुआ? तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपको पेन लग रहा है तो आप 1 पेन किलर ले लो। उसके बाद से 2-3 साइकिल्स में क्योंकि उसको इतनी आदत हो गई थी और ना ही वो पेन बर्दाश्त कर पाती थी, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट डे सिर्फ
वो एक पेन किलर लेती थी क्योंकि उससे पेन बर्दाश्त नहीं होता था, और उसके बाद धीरे धीरे उसके सारे पेन किलर्स छूट गए। अब वो किसी पेन किलर पे नहीं है। 3 मंथ्स उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। नाउ शी इज फिट एंड फाइन, और अभी उसको कोई पेन नहीं होता, कोई ब्लीडिंग इज ऑल्सो नॉर्मल, और उसका मूड भी बहुत अच्छा हो गया। तो कोई बताना चाहेगा क्या है मेडिसिन? ओके, तो इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जैसा कि ये बहुत ही एम्बिशियस गर्ल है, इसने क्या बोला कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे नाम कमाना है, बहुत पैसे कमाने हैं, फेम कमाना है, और मुझे अपना खुद का घर अपने खुद के पैसों से लेना है, जहां पर मैं जो मन आए मैं वो करूं। तो पूरे ओवरऑल केस का अगर आप देखो तो यही क्रक्स है ना? तो कैसा ये क्या है? दिस इज एम्बिशन इंक्रीज। वो बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, उसको लाइफ में कुछ पाना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूब्रिक इज लिबर्टिनिज्म। लिबर्टिनिज्म मीन्स आजादी। उसको अपनी लाइफ में आजादी चाहिए, उसको बंधन पसंद नहीं है। जैसे उसको मॉडलिंग करनी थी, पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसको अपना घर भी किस लिए लेना है जहां पर कोई रोक टोक ना हो, जो उसका मन आए वो करे, जैसा कपड़ा पहनना चाहे वो पहने, जहां घूमना चाहे वो घूमे, कोई उसको रोक टोक ना करे। तो इस जो रेमेडी का जो क्रक्स है वो है लिबर्टिनिज्म, इसको आजादी चाहिए। नेक्स्ट, जैसा कि उसकी मदर ने बताया कि इसको लगता है कि हर चीज इसकी परफेक्ट है, और लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं। ये क्या है? डिल्यूजन बेटर देन अदर्स इज। उसको ऐसा लगता है, डिल्यूजन मीन्स वहम, उसको ऐसा लगता है कि दूसरों से वो अच्छी है, दूसरों से वो बेहतर है। एंड एक्सक्लूसिव टू, एक्सक्लूसिव मीन्स एकदम हटके, एकदम अलग। वो दूसरों जैसा, जैसे कॉमन मैन की तरह नहीं है, वो कुछ हटकर है, वो कुछ अलग है। राइट? नेक्स्ट, जैसे बताया कि ये हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनती है, ब्रांडेड वॉचेस पहनती है, इतना फिजूल खर्च करती है पार्टीज में, मेकअप में। ये क्या है? बोस्टर, स्क्वेंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन। ऐसे लोग जो फिजूल खर्ची करते हैं, जहां पर जरूरत नहीं है लेकिन वहां पर भी वो फिजूल का खर्चा करते हैं। किस लिए? ताकि वो लोगों में अपनी बड़ाई कर सकें, बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में बता सकें। फिर जैसे मदर ने बताया कि अपनी गलती होगी तो बिल्कुल नहीं मानेगी, उल्टा हमारे ऊपर ही ब्लेम कर देती है, हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती रहेगी ब्रदर को, तूने ये नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया। इवन उसको कैसे बात कर रही थी वो अपने ब्रदर के साथ, तू पागल है, तुझे कुछ नहीं आता। ये क्या है? कंटेम्पचुअस मीन्स तिरस्कार कर रही थी वो उनका, कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। और डिक्टेटोरियल, जो मैं बोल रही हूँ वो सही है, मेरे अकॉर्डिंग आप करो। डिक्टेटोरियल क्या होता है? कि जो उसने कह दिया वैसा ही होना है, वो डिक्टेट करता है लोगों के ऊपर। नेक्स्ट, जैसे बताया कि घर पर भी उसको टिप टॉप रहना पसंद है, कि एकदम से घर पे कोई आ गया तो घर पर भी मैं अच्छी दिखनी चाहिए, घर पर भी परफ्यूम लगा के रह रही है। ये क्या है? जैसा हमने लास्ट केस में भी करा था, कॉकेटिश टू मच। ये क्या है? वो घर पे बैठी है, घर पे आप आराम से रिलैक्स अपने नॉर्मल कपड़ों में रह सकते हो, लेकिन वो घर पर भी ऐसे रेडी होके रहती थी ताकि अगर कोई आ जाए तो वो एकदम अच्छी दिखे। ये क्या है? वो नखरे दिखा रही है। दिस इज ऑल्सो कॉकेटिश टू मच। सो रेमेडी बहुत सिंपल है। ओके, दिस इज प्लेटिना। प्लेटिना 200 के 3 डोजेस दिए मैंने उसको, और इतना ब्यूटीफुल वो क्योर हुई। कि कहाँ वो मिनारकी से पेनफुल मेंसेस से सफर कर रही थी, कितने सारे गायनाकोलॉजिस्ट को उसने दिखा लिया, बट होम्योपैथी में 3 मंथ्स में उसको इतने ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिले। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने पेशेंट को समझा। सिम्टम्स तो ये बहुत सारे हैं, पेनफुल मेंसेस में देखो हमारे पास रिपर्टरी में कितने मेडिसिन है, लेकिन हमने वो कॉमन सिम्टम्स नहीं बनाए, हमने पेशेंट की जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जो उसका क्रक्स है, हमने उसको पकड़ा। क्या था इसका क्रक्स? एम्बिशन इंक्रीज्ड, लिबर्टिनिज्म, आजादी चाहिए थी इसको, डिल्यूजन बेटर देन अदर्स, ही दूसरों को कुछ नहीं समझ रही थी, मैं ही हूं सब कुछ जो भी हूं। राइट? तो यहां पर हम एक और रेमेडी से भी इसका डीडी करेंगे। विरेट्रम बहुत क्लोज चल रही थी, क्योंकि विरेट्रम कॉकेटिश टू मच में भी है, लिबर्टिनिज्म में भी है, एंड एम्बिशन इंक्रीज में भी है। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे प्लैटिना से और विरेट्रम से? तो पहला तो वही जो इसका क्रक्स है केस का, कि वो अपने आप को परफेक्ट समझ रही थी कि मैं ही हूं सब कुछ, मेरे अलावा कुछ नहीं, एक्सक्लूसिव टू।
और डिल्यूजन बेटर देन अदर्स ही इज। जबकि जो विराट्रम होता है, विराट्रम के अंदर ना आपको एक भद्दापन दिखेगा। विराट्रम है ट्रुथ टेलिंग द प्लेन। वो ऐसी चीजें भी आपको बता जाएगा जिसकी कोई नीड नहीं होती उस टाइम। जो फीमेल डॉक्टर्स होते हैं, वो अगर विराट्रम पेशेंट आ जाता है तो उनके सामने ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसका बात करने का तरीका, उसके एक्शंस ऐसे होते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है, इवन मोस्टली फीमेल, वो बहुत अनकंफर्टेबल वो करती है, क्योंकि वो ट्रुथ टेलिंग द प्लेन में है। ऐसी बातें आपको बता जाएगा जिसको आपको लगेगा कि यार फीमेल डॉक्टर के सामने ये नहीं बताना चाहिए था, राइट। और विरेट्रम एक और रूब्रिक में है डिल्यूजन कम्युनिकेशन ही इज इन विथ गॉड। उसको ऐसा लगता है, डिल्यूजन वहम, उसको ऐसा लगता है कि वो गॉड के साथ बात कर रहा है। तो इसका मैं एक क्लिनिकल एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे एक पेशेंट आया क्लिनिक में और उसने कैसे बात शुरू करी कि मैम वो आप जानते हो ना यहाँ के सीएम कौन है। तो मैंने कहा हाँ क्यों, क्या हुआ। कह रहे वो उनके साथ तो बैठना है ना, हमारा डेली का बैठना है, वो पिछली बार आपने अपॉइंटमेंट दिया था ना, मैं क्यों नहीं आया, वो सीएम के साथ ही तो था, डिनर था मेरा उस दिन, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो ये क्या है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं एरिया के, वो क्या है, वो गॉड है, वो भगवान है। तो वो ये दिखाना चाहता है इन बातों से कि जो भी बड़े बड़े पर्सन्स हैं, जो गॉड है, उनके साथ उसका उठना बैठना है। तो उनके साथ उसकी बातचीत है, उनके साथ वो कम्युनिकेशन में है, क्योंकि ये भी डिल्यूजन ग्रेट में भी है विराट्रम। तो इस तरीके से वो बातें करेगा। लेकिन हमारे केस में क्या था, प्लैटिनम, उसने क्या बात करी, सिर्फ अपना एम्बिशन बताया, अपना लिबर्टिनिज्म बताया, और फिर उसने फोन, मदर ने बताया जो भी ये बोस्टर वाली बातें थी, या जो भी उसका जो परफ्यूम वियर कर रही है, या वो भाई के साथ कैसे बातें कर रही है, ये सब उसकी मदर ने बताया। प्लैटिना इतना बात नहीं करेगी आपके पास आके, लेकिन विराट्रम बहुत बात करेगा, एक भद्देपन से बात करेगा। लेकिन प्लैटिना एक्सक्लूसिव है, वो अपने आप को क्वीन समझती है, हर किसी को वो भाव नहीं देती है। सो दिस इज द केस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या हमारी थीम थी कि अगर हम जड़ को समझ लें, एक पेशेंट का जो मेन पॉइंट है उसको अगर हम समझ लें और उसके बेसिस पे अगर हम पेशेंट को दवाई दे, तो कितना ब्यूटीफुल जो है पेशेंट ठीक होता है, फिर चाहे वो कितनी ही क्रॉनिक कंप्लेन से क्यों नहीं सफर कर रहा हो। हमें समझना होता है बीमार को, बीमारी उसकी जो भी हो, लेकिन अगर आपने बीमार को समझ लिया तो आप उसको बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। थैंक यू। Ma'am, we still have approximately 20 minutes left. Actually, the meeting ends ओके at 8:30. ओके So, ओके, तो अगर किसी को mm, डाउट है इन दो केसेस में, तो हम पहले वो डाउट सॉल्व कर लेते हैं। नहीं तो फिर मैं एक और केस शेयर कर देती हूँ, हालांकि मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई है उसकी, बट आई विल नरेट। okay, ma'am. ओके, तो ये केस है एक 42 ईयर्स ओल्ड लेडी का। इनको फाइब्रॉइड्स की कंप्लेन थी। तो जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो वो ना बहुत डरी हुई थी। ये केस भी फोन पे ही लिया गया, और उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को मुझे, जब मैंने खाना खाया, तो एकदम से मुझे पेट में बहुत दर्द हुआ और मुझे वॉमिटिंग आई। तो Excuse me, ma'am. Ma'am, there हम्म, is a question from the audience. यस Harshita प्लीज। has asked that while giving the medicine for 3 months, when did you repeat the medicine? ओके, फॉर फर्स्ट केस और सेकंड केस। That she hasn't ओके ओके फाइन। did. सी, फर्स्ट केस में भी जो मैंने मेडिसिन है वो बस वन टाइम ही दिया था, बेलेडोना 200, 3 डोजेस, 15 मिनट्स के इंटरवल में। और 15 डेज के बाद जो फॉलोअप में बताया उन्होंने कि मुझे हेडेक नहीं हुआ, फिर मैंने उनको एसएल पे ही रखा। और ये पेशेंट अभी 1 ईयर हो गया है, अभी मेरे साथ ही हैं और एसएल पे ही हैं, अभी इनको मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया है। और जो सेकंड केस है प्लैटिना का, उनको भी मैंने प्लैटिना 200, 3 डोजेस जो है वो एक ही बार रिपीट करा है, उसके बाद प्लैटिना रिपीट नहीं हुई है उनको। 3 मंथ्स पेशेंट इज ऑन एसएल। Okay, ma'am. Thank you. This was the question actually from the audience. ओके ओके थैंक यू। ओके, तो जो थर्ड केस हम स्टार्ट कर रहे थे, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ये एक 42 ईयर ओल्ड लेडी का केस है। इनको फाइब्रॉइड की कंप्लेंट्स, इन्होंने मेरे को रिपोर्ट सेंड करी थी, केस फोन पे लिया गया। तो इन्होंने मुझे ऐसे बताया कि
मैं रात को खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद मुझे अचानक से पेट में दर्द हुआ और मुझे बहुत वॉमिटिंग आई। तो मैंने बोला ओके, कह रही उसके बाद 10 मिनट्स के बाद अगेन ऐसा हुआ कि मुझे फिर से वॉमिटिंग आई। तो मुझे लगा कि मुझे गैस बन रही है, क्या हो रहा है? और मैं तुरंत हॉस्पिटल भाग गई। तो मैंने बोला ओके। तो और हॉस्पिटल जाते ही मैंने बोला कि मुझे अल्ट्रासाउंड करा के दो, मुझे क्या हो गया है? तो अल्ट्रासाउंड जब कराया तो पता लगा कि उनको फाइब्रॉइड्स हैं। तो पेशेंट बहुत डर गई। उन्होंने बोला कि यार ये कैसे हो गया एकदम से मुझे? और अगले दिन ही उसने दूसरे डॉक्टर के पास वो गई। वहाँ से उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया कि आप फिर से मुझे चेक करो, क्या हो गया है, कैसे है? और अगेन उन्होंने वहाँ पर भी अपना अल्ट्रासाउंड रिपीट करा। 2 डेज़ के बाद फिर से उन्होंने कोई नोन डॉक्टर था उनका, उनके पास गए, उनका अपॉइंटमेंट लिया, वहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम बताई और वहाँ पर फिर से अल्ट्रासाउंड कराया। और जो तीनों रिपोर्ट उन्होंने मेरे को सेंड करी थी अल्ट्रासाउंड की, वो जो उनका मेजर था फाइब्रॉइड का, वो सेम ही था। और फिर पेशेंट ने मुझे कॉल किया क्योंकि उनके बेटे की मेडिसिन भी मेरे साथ पास चल रही थी और उनके बेटे को हेयर फॉल की कंप्लेन थी जो कि बहुत बेटर हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मुझसे भी एक उनको तसल्ली करनी थी, एक राय लेनी थी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप मुझे बताओ कि होम्योपैथी में फाइब्रॉइड का भी है कुछ? तो मैंने बोला ठीक है, करते हैं, आप मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है? तो ऐसे फिर उन्होंने शुरू करा कि मैं एक रात को ऐसे खाना खा रही थी, मुझे वॉमिटिंग हुआ और मैंने ऐसे 3-4 डॉक्टर्स को दिखा लिया, अब आप मेरे को बताओ। तो मैंने बोला हाँ, ठीक है, हो जाएगा होम्योपैथी में और बताओ थोड़ा-सा नेचर के बारे में। तो उन्होंने बोला और क्या? जैसे ही मेरे को पता लगा है मैंने तो सब ऑयली-वॉयली सब खा छोड़ दिया है, पता नहीं मुझे एकदम से कैसा हो गया, मैं तो इतना पहले से ही ध्यान रखती हूँ और फ्रूट्स तो मेरा डेली का एक प्लेटर रहता ही है, मैं तो वॉक भी बहुत ज़्यादा करती हूँ और मेडिटेशन भी मैं करती हूँ और इतना मैं ध्यान रखती हूँ, क्यों होता क्यों है ये फाइब्रॉइड? आप पहले मुझे ये बताओ। बार-बार उसने मुझसे ऐसा क्वेश्चन करा और कितना टाइम में ठीक हो जाएगा? कितना टाइम लगेगा? बड़ा तो नहीं है ये फाइब्रॉइड, ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है, तो आप बताओ ऑपरेशन करा लूँ क्या? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा होम्योपैथी में, जैसे इसमें बड़ा टाइम लगता है, आप थोड़ा-सा मुझे बताओ। तो इस तरह से उसने मुझसे बहुत क्वेश्चन्स पूछे। तो मैंने बोला ठीक है और बताओ आप कैसे कर रहे हो? क्या चिंता है? क्या है? तो बैकग्राउंड में जो है जो लेडी है इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी फैमिली में सिर्फ ये लेडी और इनका एक बेटा ही है। बेटा 2 इयर्स ओल्ड है और अभी वो कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा है, स्टडीज़ उसकी फिनिश हुई हैं। तो उसने बोला कि बस मेरे को बेटे की चिंता रहती है कि वो कुछ करे, कुछ आगे उसको करना चाहिए लाइफ में इस तरीके से। तो मैंने बोला ठीक है, अभी वो कर लेगा, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो? उसने बोला नहीं मेरे को चिंता रहती है, थोड़ा-सा जल्दी कर लेना, ये अभी अभी तो एज हो गई है, इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने बोला ओके और बताइए? तो उसने बोला बस ऐसे ही है, बाकी मेरे को अच्छा लगता है, मैं डेली पार्क जाती हूँ, लोगों की मैं बहुत हेल्प करती हूँ, मुझे हेल्प करना अच्छा लगता है लोगों का और अकेला मेरे को अच्छा नहीं लगता। लोगों से मैं बात करूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अकेले तो मैं घर पे बहुत बोर हो जाती हूँ और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा है और शाम को मेरे को पार्क जाना ही होता है, सबसे मैं घुल-मिल के बात करती हूँ, सबको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगता है और सब मुझसे बात करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने बोला ओके। तो फिर जो है इस पे जो रूब्रिक्स बने तो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब एक बार उसको फाइब्रॉइड का पता लगा, उसके अगले ही दिन उन्होंने एक और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया और वहाँ पर अल्ट्रासाउंड फिर से रिपीट कराया। 2 डेज़ के बाद फिर से उनका कोई नोन डॉक्टर था, उसके पास जाके उन्होंने दिखाया और अल्ट्रासाउंड फिर से रिपीट कराया। ये क्या है? ये है लाइट डिज़ायर फॉर डिलीरियसली, मतलब वो डिलीरियम वाली कंडीशन में है। डिलीरियम क्या होता है कि एक हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है, जैसे हम नॉर्मल बिहेव करते हैं। डिलीरियम के अंदर हम एक जो नॉर्मल हम बिहेव कर रहे हैं, उससे हट के कुछ अलग बिहेव करते हैं, जो सामने वाले को बहुत अजीब लगता है। तो वो इस तरीके से बिहेव कर रही थी और किस चीज़ में बिहेव कर रही थी? लाइट डिज़ायर फॉर, मतलब उसको जैसे अभी और रूब्रिक्स में भी हमने पढ़ा पहले लाइट डिज़ायर फॉर, उसको रोशनी चाहिए थी कि ये जो मेरे साथ अचानक से हो गया है, ये क्यों हो रहा है? उसको उसके ऊपर इतनी गहरी रोशनी चाहिए थी कि एक अल्ट्रासाउंड से उसको सैटिस्फैक्शन नहीं हुई।
उसने 1 दिन के बाद ही दोबारा रिपीट करा लिया। 1 दिन के बाद अल्ट्रासाउंड में क्या डिफरेंस आ जाएगा? और फिर 2 डेज़ के बाद अगेन उसने रिपीट कराया। तो इतनी जल्दी-जल्दी वो जो अल्ट्रासाउंड रिपीट कर रही थी, ये उसका जो बिहेवियर था, ये नॉर्मल नहीं था। ये नॉर्मल से हट के था। ये डिलीरियम था और वो ऐसा डिलीरियम में लाइट डिज़ायर कर रही थी। कि रोशनी देख रही थी कि क्या हुआ है मुझे एग्जैक्टली मैं यहाँ से भी पता कर लूँ, मैं इस डॉक्टर को भी दिखा लूँ, उस डॉक्टर को भी दिखा लूँ, क्या हो गया है मुझे। ये भी एक रूब्रिक है, एंजाइटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि उसको अपनी सेहत की इतनी चिंता हो गई कि वो जगह जगह भटक रही है। भटक ही रही है ना। आज अगर उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया तो एटलीस्ट उसको 7 डेज 10 डेज तो पेशेंस रखना चाहिए, या वो एक ही डॉक्टर के पास रुके, उसी का ट्रीटमेंट ले। वो कभी इस डॉक्टर को दिखा रही है, इससे भी सलाह ले लूँ, कभी उस डॉक्टर को दिखा रही है, उससे भी सलाह ले लूँ, फिर मुझे फ़ोन करके पूछ रही है होम्योपैथी में है क्या कुछ इसका? ये क्या है? उसको इतनी चिंता हो गई अपनी सेहत की कि वो भाग रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो रूब्रिक है यहाँ पर एंग्ज़ायटी ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। फिर जब मैंने पूछा कि अच्छा आपको ये कंप्लेन हुई है तो रीज़न क्या है? क्या चिंता है? क्या स्ट्रेस है आपको? तो उसने क्या बोला, एंग्ज़ायटी उसको सिर्फ़ बच्चे की है, कि बस बेटा मेरा कुछ अच्छे से कर ले, और वो बच्चा कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो अपना स्टडीज़ में ग्रेजुएशन, क्योंकि उसका भी केस मैंने लिया है, वो कर रहा है। तो अब अगर इस रूब्रिक को ऐसे भी अगर हम समझें तो हर माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है। कौन ऐसी माँ है जिसको बच्चे की चिंता नहीं है? किसी से भी अगर आप पूछोगे तो हर कोई यही बोलेगा कि हाँ, मुझे बच्चों की चिंता होती है। तो क्या हर केस में हम ये रूब्रिक उठा लेंगे? नहीं। तभी तो वो पेक्यूलियर और स्ट्राइकिंग सिम्पटम हम क्यों बोलते हैं कि जब हमें हटके लगे, अलग लगे, तभी हमें वो रूब्रिक उठाना है। तो इस केस में जो उसकी एंग्ज़ायटी थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी उसकी चिंता। उसका जो बच्चा है, बॉय है, वो कर रहा है, स्टडीज़ भी कर रहा है, आगे जॉब के लिए भी वो अप्लाई कर रहा है, बट फिर भी इसको वो एक्सट्रीम लेवल पे उसके लिए एंग्जायटी थी, चिंता थी। तो इसलिए यहाँ पर ये रूब्रिक आएगा। हर केस में अगर पेशेंट ने आके बोला कि हाँ, मुझे बच्चों की चिंता होती है, तो तुरंत आपको एंग्जायटी चिल्ड्रन अबाउट नहीं लेना है। यही आज का जो ये मेरा विषय है, ये समझाने का यही है कि कैसे जो एक रोगी हमें कोई बात बोलता है, तो कैसे उसके सिम्पटम्स को हमें वैल्यू देनी है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हमें इसको रूब्रिक में कन्वर्ट करना चाहिए, या हमें इसके ऊपर मेडिसिन डिसाइड करनी चाहिए, किस रूब्रिक की कितनी वैल्यू है, क्या क्रक्स है हमें केस का, वही समझना है। तो इसके अंदर ये चिंता उसको बहुत ज़्यादा थी। वो बच्चा कर रहा है, आगे भी कर रहा है, बट उसने जो फ़ोन पे कॉल हुआ ना, उसने 10 से 15 बार मेरे को ये बात बोल दी। एक बार अगर बोल के रुकती तो ठीक था। बार-बार उसने ये रिपीट करी अपने बेटे का नाम ले लेके, नहीं वो कुछ कर ले तो अच्छा है। और उनका एक और रूटीन था कि जैसे बच्चा है, कभी वो बात भी कर रहा है, कुछ भी अगर उसने हल्का-सा रूम मतलब क्लोज़ कर लिया, तो ये बार-बार उसका रूम लॉक करती रहती थी। "क्या हुआ? रूम लॉक क्यों किया है तूने? खोल, क्या हो गया? तूने खाना खाया? अच्छा तू और क्या खाएगा?" मतलब उसको इतनी चिंता रहती थी ना उसकी कि वो अगर 10 मिनट भी बच्चा अपना कोई काम करने बैठ गया है, तो ये उसके पीछे पड़ जाती थी। तो इसीलिए लिया यहाँ पर एंग्ज़ायटी चिल्ड्रन अबाउट। उसको उसकी बहुत चिंता थी, उसकी सेहत की चिंता थी, इसने खाना टाइम से खाया है कि नहीं, ये आगे पढ़ाई क्या कर रहा है, इसने रूम क्यों लॉक कर लिया, क्या हो गया, इसकी तबीयत तो ठीक है। इतनी ज़्यादा उसको चिंता थी, इसीलिए हमने इस केस में उठाया एंग्ज़ायटी चिल्ड्रन अबाउट हिज़। फिर जैसे उसने बताया कि वो जब से उसको एक वो गैस का एपिसोड हुआ है ना, और उसके बाद उसने इतना ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, ऑयली बिल्कुल बंद कर दिया, और फ्रूट्स वगैरह तो पहले ही खा रही थी, और ज़्यादा एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। फिर नेट पे सर्च करना उसने बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। फाइब्रॉइड का क्या है, कितने एमएम का फाइब्रॉइड जो है वो नुकसान नहीं पहुँचाता है, कितना अगर मतलब उसने आके मुझे लिटरली सब कुछ बता दिया कि अगर ये जो है ये इंट्राम्यूरल होता है, ये वॉल के अंदर होता है, मतलब वो मेडिकल फील्ड से नहीं थी, बट उसने मेरे को इतनी डिस्क्रिप्शन दे दी कि एज़ लाइक कि वो मतलब मुझे लगा कि वो एक मेडिकल फील्ड से ही है, जिस हिसाब से उसने वो टर्मिनोलॉजी ले लेके बात मुझसे करी कि मुझे इतने एमएम का है, मुझे यहाँ पे वॉल में है, एंटीरियर वॉल पे है, इंट्राम्यूरल है। क्यों? ये नॉलेज कहाँ से आई? जैसे ही उसको रिपोर्ट्स अल्ट्रासाउंड की पता लगी, उसने सब नेट पे सर्च कर लिया। एक ही दिन में ये क्या हो रहा है, ये क्या है? और उसी मेडिकल टर्म में उसने मेरे को बताया, राइट? ओके। और हाँ, तो यहाँ पर जो रूब्रिक आएगा वो आएगा केयरफुल।
कि वो जैसे ही उसको अपनी बीमारी का पता लगा, उसने तुरंत जो है सारा चीजें बंद कर दी और हर तरीके से केयरफुल हो गई। और जो ये रूब्रिक मैंने बता रही थी कि वो नेट पे उसने इतना ज्यादा सर्च करना शुरू कर दिया, ये रूब्रिक है एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स। मतलब एक पागलपन की हद तक वो चली गई थी कि मुझे क्या हो गया है, मैं तुरंत खोजूं, तुरंत समझूं, नेट से पढ़ूं, इस डॉक्टर से पूछूं। ये क्या थी उसकी चिंता, ये पागलपन था। और उस पागलपन में वो सारी मेडिकल बुक्स पढ़ रही थी जो भी नेट पे अवेलेबल था मटेरियल। ओके, नेक्स्ट रूब्रिक जो इसमें लिया वो था सिंपैथेटिक। जैसे उन्होंने बताया कि किसी का भी मुझसे दुख बर्दाश्त नहीं होता, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ, सबकी मैं जो है हेल्प करती हूँ, दिस इज सिंपैथेटिक। और जो मेन था रूब्रिक इसका, वो है इसका क्रक्स जो है, डेट इज स्टार्टिंग एट द प्रिक ऑफ द निडल। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये बहुत डरपोक होते हैं, और हल्का सा भी प्रिक ऑफ द नीडल मतलब एक सुई भी चुभी ना इनको, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया। तो ये पेशेंट भी ऐसी थी, वो फाइब्रॉइड कोई बड़ा फाइब्रॉइड नहीं था, इनको छोटा सा ही था। और वो जैसे ही अल्ट्रासाउंड में आया, एक वो इनके लिए वो एक सुई की नोक के बराबर था कि हल्की सी सुई चुभी कि ये मुझे क्या हो गया। और ये एकदम से पैनिक में आ गई कि अब तो मुझे ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और जो 3 डॉक्टर से इन्होंने कंसल्ट भी किया था, उन्होंने भी यही बोला था कि अभी आप 42 ईयर्स के हो, 50 ईयर्स के अराउंड आपको मेनोपॉज हो ही जाएगा, तो आपको ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो 3 mm का ही फाइब्रॉइड था उनको, कि ये बहुत ही शुरुआत है, आप इसकी चिंता मत करो और ऑपरेशन की कोई नीड नहीं है। बट फिर भी उन्होंने इतनी चिंता करी कि उन्होंने सारा का सारा नेट खोज मारा। तो यहाँ पर भी हम इस चीज को समझेंगे कि जनरली आजकल क्या है, नेट इतना इजीली हर किसी के पास अवेलेबल है, जो पहले नहीं होता। तो अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मैक्सिमम पेशेंट आपके पास जो आते हैं वो सर्च करके ही आते हैं अपनी बीमारी को लेके, क्या सिम्टम्स हैं, क्या इसका प्रोटोकॉल रहेगा, या क्या हमें प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए लेके आने। मैक्सिमम पेशेंट्स आपके पास लेके मतलब पढ़ के ही आते हैं। तो वो ठीक है, वो एक हद तक ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब डॉक्टर उसको बोल रहे हैं कि चिंता की बात नहीं है, आप घबराओ मत, ऑपरेशन आपको नहीं कराना है, तो किसी को अगर आप ऐसा बोलोगे तो वो क्यों इतना सर्च करेगा। लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा सर्च कर रही थी, सारी नेट पढ़ रही थी, सब देख रही थी, तो इसलिए यहाँ पर जो है इस रूब्रिक की जो है वैल्यू बढ़ जाती है। ओके, तो अभी जो रूब्रिक्स हैं इन सबको अगर हम क्लब करते हैं, तो रेमेडी आती है कैलकेरिया। तो इसको कैलकेरिया का 200 की मैंने 3 डोजेस 15-15 इंटरवल्स में दिया फर्स्ट डे। और उसके बाद क्योंकि जो इनको भी मेंसेस जो है वो पेनफुल थी, तो नेक्स्ट मंथ जो इनको मेंसेस आई, इन्होंने बोला मेरे को 50% रिलीफ है पेन में। तो अगेन नेक्स्ट मंथ जो है मैंने इनको कैलकेरिया का 1 m रिपीट करा। और 4 मंथ्स के बाद फिर जब मैंने इनको बोला अल्ट्रासाउंड रिपीट कराने के लिए, तो इनका फाइब्रोड कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था। सो दिस इज द केस। तो यहाँ पर जो कैलकेरिया की जो बिल्कुल एकदम बुक पिक्चर थी इस पेशेंट के अंदर, राइट, कि इतना कैलकेरिया क्या होता है, उसको अपनी हेल्थ के लिए ना बहुत ज्यादा चिंता होता है, बहुत ज्यादा वो कॉशियस होता है कि उसकी जो सेहत है ना, वही उसकी एक वेल्थ होती है। मतलब उसको लगता है कि अगर मैं ठीक हूं तो यही मेरी दौलत है, यही मेरी वेल्थ है। और अगर उसके शरीर को कुछ भी नुकसान होता है, उसको कोई भी बीमारी होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा चिंता कर लेता है इस चीज की, और इसी के इर्द गिर्द उसकी सारी सोच घूमती है, जो कि हमारे पेशेंट की हो रही थी। वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास भाग रहा है और इतनी सारी मेडिकल बुक्स पढ़ रहा है, क्या हो गया है, इस डॉक्टर से पूछ लूं, उस डॉक्टर से पूछ लूं। तो ये सब उसकी एंजाइटी थी और लाइट डिजायर था कि उसको रोशनी चाहिए थी इसके अंदर, और रोशनी कैसे मांग रहा था, एकदम डिलीरियम की कंडीशन में। सो दिस इज कैलकेरिया का। तो इस मेडिसिन में या इसका आपको कोई रूब्रिक समझना आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं इसके बारे में। मैम, फ्रॉम वन ऑडियंस दे हैव आस्क्ड कि स्ट्रैम क्यों नहीं यूज किया आपने? हाँ राइट, स्ट्रैम इसलिए यूज नहीं करा कि जो स्ट्रैम होता है ना, वो एकदम से क्लिंग करेगा, स्ट्रैम क्लिंगिंग के अंदर है।
स्ट्रैम होता तो जैसे ही वो ठीक है, एकदम से वो हॉस्पिटल भागा, लेकिन जिस डॉक्टर से उसने फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन लिया था वो वहीं पे क्लिंग करता। उन्होंने अगर उसको बोल दिया था ना कि आपको ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन की, तो स्ट्रैम उसके बाद फ्रिवोलस भी हो जाता है। एक बार उसको तसल्ली मिल गई, उसके डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि आपको ऑपरेशन की नीड नहीं है, तो वहीं वो सेटबैक मतलब एक साइड पीछे हो जाता है और रिलैक्स होके बैठ जाता है। फिर उसको चिंता नहीं होती, वो कैलकेरिया की तरह एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर इतना एंजाइटी में नहीं जाता, और ना ही वो मैनिया टू रीड मेडिकल बुक्स में है। इतना ज्यादा वो सोच विचार भी नहीं करता। उसको तो एट ए टाइम अगर कोई झटका लगा तो कोई भी सामने है वो उसको पकड़ लेगा। चाहे अगर उस टाइम कोई नर्स भी आ जाती ना स्टेमोनियम के सामने, तो उस नर्स को भी क्लिंग कर लेगा कि आप मेरे को बता दो क्या है। और अगर वो नर्स भी उसको बोल देती ना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा है, ठीक हो जाएगा, इसकी चिंता नहीं है, तो फिर स्टेमोनियम रिलैक्स हो जाता। ओके, तो ये डिफरेंस है। कैलकेरिया को बहुत ज्यादा एंशियस है, वो बहुत ज्यादा उसको लाइट लाइट चाहिए कि नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे हो गया, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर। स्टैम नहीं भागता ऐसे, स्टैम सिर्फ एक को ही क्लिंग करता है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, इवन कंपाउंडर भी मिलेगा तो स्टैम उसको भी क्लिंग कर लेगा। और उसने उसको आंसर दे दिया तो उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है, फिर फ्रिवलस में चला जाता है वो, फिर लापरवाही हो जाता है उसको, फिर कोई झटका लगेगा फिर चौंकेगा। तो ऐसा होता है स्टैम। Ma'am, one more audience has asked that can it be lachesis too? Cause she's anxious, filled with distrust towards others when she didn't trust her doctors, suspicious as her son closes the room. ओके, So, यस। सी अभी जैसे यही होता है कि जैसे हम केस नरेट कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर वो फील उन डॉक्टर को आ गई कि वो सस्पिशियस है, बट जब वो बता रही थी ना मुझे, तो जिस तरीके से वो बता रही थी वहाँ सस्पिशियस वाला तो कोई एंगल लगा ही नहीं। उसको शक नहीं हो रहा था कि मेरे बच्चे ने गेट क्यों बंद कर लिया। उसको चिंता हो रही थी कि मैं जो खाना देके आई थी इसने खाया कि नहीं, मैं नॉक करके पूछ लेती हूँ कि बेटा आपने खाना खा लिया, आपको कुछ और तो नहीं चाहिए, आप क्या कर रहे हो। उसको उसकी चिंता थी, इसलिए वो बार बार रूम लॉक करने जा रही थी। इसलिए ये अलेक्सिस तो नहीं है। और पूछना है किसी को कुछ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई मेडिसिन से रिगार्डिंग, कोई रूब्रिक समझ नहीं आया हो, रूब्रिक उस केस में कैसे अप्लाई हुआ, किसी रूब्रिक का मीनिंग अगर समझ में नहीं आया है। I think nobody has any questions. So it was really a wonderful session. बहुत अच्छा 3 केस का जो प्रेजेंटेशन था आपका काफी इंफॉर्मेटिव था, काफी रूब्रिक्स के थ्रू में जानने को समझ में आया कि कौन से मेडिसिन कब यूज करना है. So it was really an informative and a very very good session. Thank you so much, Dr. Preeti. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। So now I would like to hand over the session